वीआईपी स्कूल के सभी 10वीं वर्ग के छात्र छात्राएं सबका मैं इस ऑन क्लासेस में अभिनंदन करता हूं। आपको सर्वप्रथम शुभ प्रभात मैं आपके समक्ष पेश करता हूं और पाठ पूरक पुस्तक कृतिका से पाठ संख्या शायद यह 3 हो जाएगा। 1 2 3 हाँ, तीसरा पाठ है। साना साना हाथ जोड़ी बिंदु बिंदु बिंदु, जिसकी रचयिता लेखिका मधु कांकरिया जी हैं। सबसे पहले इसका आप सार समझ लें। सार, यह पाठ बहुत लंबा है, इसके प्रश्नोत्तर भी लंबे हैं, इसलिए मैं इसको आज कुछ करा देता हूँ, फिर अगले दिन कुछ कराऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा है। तो सार इसका यह है, यह एक यात्रा वृत्तांत है। यहाँ लेखिका मधु कांकरिया ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक तथा उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन बड़े रोचक ढंग से किया है। इस यात्रा में विशेषता है कि लेखिका अपने सामाजिक दायित्व के प्रति सजग है और श्रमजीवी लोगों के प्रति भी उसके मन में सम्मान है। रात्रि में गंगटोक या गंगटोक, आप समझ रहे हों, और इसमें गंगटोक और गंगटोक के बीच में एक तिरछी लाइन खींची गई है, जिसको कि ऑब्लिक कहते हैं। या गंगटोक कहिए या गंगटोक कहिए, अर्थ दोनों का एक ही होता है। तो शहर को देखते हुए लेखिका को ऐसा लगा मानो आसमान उल्टा पड़ा हो और तारे बिखर कर टिमटिमा रहे हों। गंगटोक मेहनतकश लोगों का ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम और रात। एक प्रार्थना लेखिका के होठों को छूने लगी, जो उसने एक नेपाली युवती से सीखी थी। साना साना हाथ जोड़ी, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। सुबह युमथांग के लिए निकलना था, पर आंख खुलते ही लेखिका बालकनी की तरफ भागी। लोगों ने उसे बताया था कि मौसम साफ हो तो बालकनी में से हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है। आसमान बादलों से ढका था। कंचनजंगा तो नहीं दिखी, पर रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि उसे लगा मानो वह फूलों के बाग में आ गई हो। युमथांग गंगटोक या गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था। ड्राइवर कम गाइड जितेन ने बताया कि रास्ते में गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। लेखिका बर्फ देखने के लिए उत्सुक थी, पर जितेन ने इसे रहस्य बना दिया कि युमथांग में बर्फ होगी या नहीं। रास्ते में मंच लिखी हुई सफेद, रास्ते में मंत्र, मंच नहीं है मंत्र है, रास्ते में मंत्र लिखी हुई सफेद पताकाएं मिली। नार्गे ने बताया कि जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती हैं। यदि कोई नया काम शुरू करना हो तो रंगीन पताकाएं
फहराई जाती हैं। कवि लोंग, कवि कवि नहीं, कवि यहाँ पोएट नहीं है, कवि लोंग स्टॉप पहुंचने पर जितेंद्र ने बताया, यह कवि लोंग एक स्टॉप है ना, बताया यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। यहाँ पर एक ऐसा पत्थर है जो लेप्चाचार और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले लंबे संघर्ष के बाद पहली शांति वार्ता का स्मरण करवाता है। एक कुटिया के भीतर घूमते चक्र के बारे में पूछने पर नार्गे ने बताया कि यह धर्म चक्र है जिसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका सोचने लगी, पहाड़ हो या मैदान, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद भारत की आत्मा एक है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की धारणा एक जैसी है। ध्यान देंगे, यहाँ मैदान हो या पहाड़ हो, समतल मैदान, प्लेन फील्ड जिसको कहते हैं, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते होंगे, पहाड़, पठार और समतल मैदान के बारे में, उसी का यह यहाँ जिक्र किया गया है। कहीं भी न कहीं भी आप जाइए, लेकिन धारणाएं एक जैसी मिलती हैं, जो आस्थाएं विश्वास और अंधविश्वास पर टिकी हुई हैं। गाड़ी जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ने लगी, बाजार और बस्तियां पीछे छूटने लगी। चलते चलते स्वेटर बुनती युवतियां और भारी भरकम कार्टूनों को पीठ पर ढोते बौने बहादुर दृश्य से ओझल होने लगे। हिमालय अब अपने विराट वैभव के साथ सामने आ रहा था। रास्ते जलेबी की तरह घुमाव लेने लगे, घाटियां गहरी और वादियां चौड़ी होने लगीं। बीच बीच में करिश्मे की तरह फूल मुस्कराने लगे। सभी सैलानी झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। आप भी गाना सुने होंगे छात्राएं कि ये सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, है ना। सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लेने की इच्छा। लेखिका खिड़की से सिर निकालकर कभी आसमान छूते पर्वत शिखरों को देखती, तो कभी दूध की धार की तरह झरझर गिरते प्रपातों को, और कभी गुलाबी पत्थरों के बीच इठलाकर बहती तीस्ता नदी को। यहाँ तीस्ता का सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। तभी जीप एक जगह रुकी। सामने खूब ऊंचाई से गिरता फेन उगलता झरना, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल था। नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठकर लेखिका जैसे आत्मा का संगीत सुनने लगी। झरना उसे जीवन की अनंतता का प्रतीक लगा। उसे अपने मन की सारी तामसिकताएं उस निर्मल जलधारा में बह जाती सी प्रतीत हुई। लेखिका का मन वहां से हिलने को नहीं था, पर जितेंद्र ने कहा, आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। हिमालय का रूप पल पल बदल रहा था। कहीं हरियाली तो कहीं हल्का पीलापन और कहीं पथरीला, कहीं चटकी धूप, कहीं बादलों की चादर। माया और छाया के इस खेल में प्रकृति के कई रहस्य लेखिका के सामने उद्घाटित हो रहे थे। धुंधली चादर हटी तो सामने दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, जिनके बीच जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। ठीक है, पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नजारे लेखिका को कहीं बहुत गहरे अपने आप से जोड़ रहे थे। उसकी आत्मा की खिड़कियां खुल रही थीं। उसे लगा कि वह ईश्वर के बहुत निकट है। उसके होठों पर वही प्रार्थना पुनः आने लगी, साना साना हाथ जोड़ी
मंत्रमुग्ध सी वह थोड़ी दूर तक निकल गई तो उसकी दृष्टि पहाड़ी औरतों पर पड़ी जो पत्थर तोड़ रही थी। उनकी काया कोमल थी, पर हाथों में कुदाल और हथौड़े थे। कईयों की पीठ पर बंधी डोको बड़ी टोकरी, जैसे हम लोग अपने यहाँ एक छैटी होता है, एक छैटी से बड़ा रूप ढाका होता है ना, उसी प्रकार यह डोको बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे थे। पूरी ताकत से वे कुदाल को जमीन पर मार रही थीं। वे उस अलौकिक सौंदर्य से निरपेक्ष अपनी जीविका के संदर्भ में रत थीं। एक पल के लिए लेखिका को लगा मानो किसी समाधि भाव से नाचती नृत्यांगना के घुंघरू टूट गए हों। स्वर्गीय सौंदर्य के बीच भूख और जिंदा रहने की जंग उसके सामने थी। वहां खड़े बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी से पूछने पर पता चला कि वे पहाड़ी ने सड़क को चौड़ा करने के लिए श्रमरत थीं। यह बड़ा खतरनाक कार्य है। लेखिका को सिक्किम सरकार का वह बोर्ड याद आया जिस पर लिखा था, एवर वंडर्ड टू डिफाइन डेथ टू बिल्ड द रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों के बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। लेखिका को पलामू और गुमला के जंगल याद हो आए। वहां आदिवासी युवतियां पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर वन वन डोलती पत्तों की तलाश करती हैं। उसे गमगीन देखकर जितेन ने कहा, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप पहाड़ों को देखिए जिनके लिए आप पैसे खर्च करके यहाँ आई हैं। लेकिन लेखिका यही सोच रही थी कि मेरे देश की आम जनता कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। तभी वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। लेखिका को लगा मानो खंडहर ताजमहल बन गया हो। चलिए यहाँ तक।